नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश 3 साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने दिखाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को पूरा करते हैं। चुनिंदा राजनीतिक ही ऐसे हैं जो बात कहते हैं उसको करते हैं और उनमें से ही एक है नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने पिछले 3 सालों में कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और उनका पूरा फोकस भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना है। नितिन गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों के अंदर कितने किलोमीटर सड़कें बनी, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा काम हुआ? देखिए, हमारे देश में 96,000 किलोमीटर टोटल हमारे नेशनल हाईवे है। हमारे देश में रोड की लेंथ 52 लाख किलोमीटर है। टोटल हमारे नेशनल हाईवे है। हमारे देश में रोड की लेंथ 52 लाख किलोमीटर है और उसमें से केवल 2% नेशनल हाईवे है। हर साल 22% ऑटोमोबाइल ग्रोथ है और देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पर है। तो हमने इसको 2 लाख किलोमीटर करने का, दुगना करने का निर्णय किया है। उसमें 1,70,000 किलोमीटर हुआ है। उसमें से हमने 3 साल में करीब 32,000 किलोमीटर का हमने काम किया है। अब 32,000 किलोमीटर का काम नहीं, 32,000 किलोमीटर हमने अवार्ड किया है। अभी जो काम हुआ है इसमें से हमारा ये टारगेट है कि हम कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक जाए, पर उस हिसाब से मेरी अपेक्षा से ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा, आज तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल हमने 16,800 किलोमीटर का काम अवार्ड किया है। दुनिया में, वर्ल्ड में एक साल में 16,800 किलोमीटर का काम अवार्ड करना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए केस है, ऐसा मुझे लंदन में बताया। अब उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से और देश के हिसाब से और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम लोग जब आए थे सरकार में तब हम 2 किलोमीटर पर डे तक हमारी रोड कंस्ट्रक्शन आई थी। बाद में वो 8 किलोमीटर थोड़ा बढ़ते गई और आखिरी साल जो पिछला मार्च का एंड हुआ उसमें 23 किलोमीटर पर डे आई है पर डे। पर हमारा टारगेट 40 किलोमीटर पर डे है और हम उसको नहीं पूरा कर सके, पर अभी इस साल मार्च एंड तक हम पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे रेजिम में हम कम से कम 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 1 लाख किलोमीटर की रोड के कम से कम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करे। अभी जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कि 4 धाम को रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना और उसके लिए ऑल सीजन रोड बनाना। आपको ये कितना बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड होती है, पानी बरसता है और तब वहां का जनजीवन रुक सा जाता है? देखिए, वहां काम करना बहुत कठिन है। ये टोटल 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 करोड़ लगने वाले हैं। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए एक नई अलाइनमेंट भी है। इसमें बड़े बड़े वाइडक्ट्स है, ब्रिजेस है, टनल्स है और ये ऑल सीजन रोड है। कितना भी पानी आए, बरसात आए, बादल फटे, कुछ भी हो तो भी ये रोड चालू रहेगा और आप साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ जा सकोगे। पर इस काम में लैंड एक्विजिशन का काम है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस का काम है। अभी तक हमने 6,500 किलोमीटर का रोड का काम अलॉट कर दिया है, पर यह काम केवल हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमको उत्तराखंड की सरकार के सहयोग की जरूरत है और उत्तराखंड की सरकार अगर लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग में अगर काम करे, जल्दी कर दे, तो मैं 2018 के पहले इस काम को पूरा कर सकता हूं। और इसलिए उत्तराखंड की सरकार से सहकार अपेक्षित है और मेरा विश्वास है कि वो सहयोग करेंगे तो 2018 में यह काम निश्चित रूप से पूरा होगा। सर, ये तो आपके डिपार्टमेंट की बात, कई सारे माइलस्टोन आपने पाए हैं और समय समय पर हमने उसकी बात भी की है, लेकिन अगर 3 साल के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस साल के सबसे बड़े फैसलों में से एक नोटबंदी था। क्या आपको लगता है कि उससे भ्रष्टाचार, काला धन पर असर पड़ा है, नकेल कसी है, या पूरा सिस्टम फिर वैसे ही चालू हो गया है? देखिए, नोटबंदी और जीएसटी, ये 2 निर्णय हमारी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी फैसले हैं। एक बात जरूर है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जो डिपॉजिट बढ़ा है, ये डिपॉजिट बढ़ने का कारण यही है कि जो पैसा आज फ्लो में नहीं था, नंबर 1 में चलन जिसकी नहीं थी, जो नंबर 2 में पड़ा था, वो कहीं न कहीं आया है। हमारी सरकार जब आई, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, तब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट देश की ये 13 लाख करोड़ थी और मार्च एंड में
जब हमारे 3 साल पूरे हुए तो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट 20 लाख करोड़ की हुई है। ये बात सही है कि शुरुआत के समय में नोटबंदी के कारण उद्योग व्यापार क्षेत्र में कुछ तकलीफें भी आई, लोगों को भी तकलीफ हुई है, पर कोई भी तकलीफ सहन करके बड़े गेन के लिए कभी कभी वो फायदेमंद भी होती है। मेरा ये अंदाज है कि अब जीएसटी भी लागू हो रहा है 1 जुलाई से। दोनों निर्णयों के बाद ये हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दोनों निर्णय देश को भविष्य की दिशा देने वाले हैं। और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर जो थोड़ा बहुत समझता हूं, मुझे लगता है कि ये जो जीएसटी में लोग बोल रहे हैं ना कि राज्यों को नुकसान होगा, सब राज्यों का टैक्स का उत्पादन बढ़ेगा, करप्शन बंद होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों के झटके बंद हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश का रेवेन्यू 28 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक बढ़ेगा, तो बजट से दुगना हो गया। तो उससे स्वाभाविक से बजट में रोड के लिए, सब कामों के लिए दुगना बजट मिलेगा। और देश के विकास में जब पैसा जाएगा तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से गांव, गरीब मजदूर, किसानों के लिए नए रोजगार निर्माण के लिए उपयोगी होगा। और इसलिए इकोनॉमी पर ये बहुत अच्छा इंपैक्ट है, ऐसा मुझे लगता है, और इसके परिणाम आने वाले 2 साल में मिलेंगे। दूसरा मुद्दा काला धन का है। वाकई कई सारे कदम उठाए गए, जो बेनामी प्रॉपर्टीज थी उनको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में, उनको ही पूरा किया। लेकिन लोग जो सोच रहे थे कि विदेशों से काला धन वाकई आ जाएगा, क्या वो कैलकुलेशन हमारा गलत था कि विदेशों से में जो काला धन है वो इतने लाख करोड़ है, इतने लाख करोड़ है? क्या वो एक कैलकुलेशन की कोई गड़बड़ी थी, या आपको लगता है कि वाकई इतना पैसा वहां पर है, रूट नहीं हो गया है क्या? देखो, एक बात तो सच है कि जो काला धन था वो देश की इकोनॉमी में जो बैंक में डिपॉजिट 30-30, 40-40% बढ़ा है, ये काउंटेड मनी नहीं था, टैक्स के अंदर में नहीं आ रहा था। ये अब जो डिपॉजिट बढ़ा है, ये धन लोगों ने जमा किया हुआ है, एक प्रकार से ये काला धन है। जो विदेशों में धन आने की बात थी, उसका काफी प्रमाण में धन आया है, लोगों ने डिक्लेयर किया है, और जिस प्रकार के आंकड़े बताए जाते थे उसमें उतने आंकड़े उसमें नहीं है। पर एक बात है कि अब मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। अभी तक क्या हुआ, क्या चलता रहा, ये एक अलग इतिहास है, पर अब इसके बाद में जो हमारी नई आर्थिक नीति है उसके कारण अब कालाधन निर्माण नहीं होगा, कालाधन के काले व्यवहार नहीं होंगे। पर एक बात जरूर है कि लोग जो अपेक्षा करते थे, और हम जब विपक्ष में रहते तो हम भी जो बात करते थे कि इतना सब होगा, तो ये एक अंदाज था, उसमें कुछ प्रमाण में आया है। पर धीरे धीरे पुराने समय में जो कुछ हुआ वो हुआ है। पर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी एक सही ट्रैक पर है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन फ्री सिस्टम है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब नंबर 2 के व्यवहार लगभग कम होंगे। और इसमें भी इतना आसान है कि अब कोई चार्टर अकाउंटेंट, कोई इनकम टैक्स का एलोकेट, इसकी जरूरत नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं होगा। अपोजिशन का अगर देखा जाए तो कांग्रेस 3-4 मोर्चे पर सरकार की खास तौर पर बात करता है। उसका पहला मुद्दा होता है रोजगार, कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने का वादा किया था, लेकिन उसका सृजन नहीं कर पाए। क्या आईएलओ के जो फिगर्स हैं उससे आप सहमत हैं, या आपको लगता है कि दूसरे तरह की भी रोजगार पैदा? देखिए, मैं तो उस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने एक कमेटी अपॉइंट की थी आईआईटी की एक्सपर्ट लोगों की। उन्होंने कहा कि जब 1 लाख करोड़ का काम मेरे विभाग में हम करेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट 1 लाख करोड़ में। अब आज स्थिति ऐसी है कि मेरे ही डिपार्टमेंट में 6 लाख करोड़ के हमने काम अवार्ड कर दिए। ये बात अलग है कि वो कुछ काम स्पीड से चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, पर ये 6 लाख करोड़ के काम अवार्ड करना है, 60 लाख लोगों को रोजगार निर्माण होना। तो एक बात है, कुछ सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा है, पर कभी भी आप हिंदुस्तान की 50 साल की आर्थिक स्थिति को देखिए, जब टूरिज्म या एविएशन इंडस्ट्री 22% बढ़ रही है, तो स्टील इंडस्ट्री कहीं थोड़ा कम हो रही है। सीमेंट इंडस्ट्री में रोड के में इतना सीमेंट का 40% सीमेंट, पेट्रोल सीमेंट हम ले रहे हैं, तो हमने सीमेंट खरीदना शुरू किया जोरों में, तो रियल एस्टेट नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर आगे जाते, कुछ पीछे जाते, कुछ परिस्थितियां होती, कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के कारण होती है। आईटी सेक्टर एक समय बहुत आगे चला गया, अब जरा ट्रंप साहब आने के बाद लोगों को थोड़ा सा डर है कि सॉफ्टवेयर में अमेरिका में क्या होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि इकोनॉमी में हर क्षेत्रों में एक साइकिल होती है और उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं। ये बात सच है कि रोजगार निर्माण की प्रक्रिया को और गतिशील करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और हमारे आर्थिक नीति की विशेषता यही है कि रोजगार निर्माण करने वाली आर्थिक नीति।
और इसलिए एग्रीकल्चर में इरिगेशन बढ़ाकर हम गांव गरीब मजदूर किसान को केंद्र बिंदु मानकर गरीबी दूर करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और रोजगार का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे लगता है ये जो प्रयास अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं इसका फायदा होगा। मुद्रा योजना में 2.5 से 3 लाख करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3.5 करोड़ केवल बैंक अकाउंट्स थे, वो अकाउंट अब 23 करोड़ तक पहुंचे। दूसरा बड़ा मुद्दा पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक में उसको जवाब दिया, एक जवाब उन्होंने आज नौशेरा सेक्टर के अंदर, सेना के अंदर दिया गया है। तो पाकिस्तान को लेकर हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान के साथ आप पूरी भी कर लो लेकिन वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है। और इसी को लेकर लोग कहते हैं कि पिछले 3 साल से बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है। और दूसरा, लोग ये कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी क्लियर नहीं है पाकिस्तान के मामले को लेकर। हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हम पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं और दोनों मिलकर अपने देश का विकास करें, यही चाहते हैं। आज पाकिस्तान भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से त्रस्त है, हमसे ज्यादा। उनकी आर्थिक स्थिति कई गुना खराब है। हमारे देश में भी ये समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान जो 3 बार लड़ाई में हार चुका है, अब पाकिस्तान को लगता है कि हम हिंदुस्तान को लड़ाई में नहीं हार सकते और इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे देश में भेजना, एक्सपोर्ट करना और हमारे यहां की स्थिति को बिगाड़ देना, इस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर में भी लगातार जो बातें अभी आप ही की इसमें जब बाहर आई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में पत्थर मारने वालों के लिए, निरपराध लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान से पैसा आता है, यही वही बता रहे हैं। तो इससे क्या कहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी संभल ले। पाकिस्तान हिंदुस्तान को लड़ाई में कभी हार नहीं सकता और इसलिए हम शांति चाहते हैं। पर खुराफत करते रहेंगे तो फिर आपको ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना और आप पर कार्रवाई करना, ये भी हम जानते हैं और समय समय पर इसका कठोर जवाब देते में सरकार ने कभी पीछे नहीं देखा है। अगर हम राजनीति की बात करें, 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, यानी आधा वक्त पूरा हो चुका है। आखिरी का 1 साल लोग कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी और बाकी पॉलिटिक्स में, अलायंसेस में, इस सब में चला जाता है। तो सरकार अपना मेजर वक्त पूरा कर चुकी है। क्या आपको 2019 में नरेंद्र मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए कोई चैलेंज दिखता है सामने? क्योंकि विपक्ष अब ये बात कर रहा है कि एक महागठबंधन बनाया जाए, क्या आपको वो बनता हुआ दिखाई देता है? देखो, पहली बात तो थोड़ा मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूं। अब सही काम तो 2 साल में होगा, क्योंकि जो बेस वर्क करते करते ये परमिशन लॉ, वो परमिशन लॉ, ये सिस्टम ठीक करो, करते करते हमारा समय चला गया। अब उसके हमने बिजाई तो बोझ दी है, अब उसके फल फूल और पेड़ अभी दिखेंगे, तो 2 साल में उसका रिजल्ट मिलेगा। रही बात अपोजिशन यूनिटी की, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये वैचारिक गठजोड़ नहीं है। जो एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे, वो अगर साथ बैठकर अलायंस बन रहे हैं तो ये उनकी एकता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हमारी ताकत ने उनको मजबूर किया है साथ आने के लिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इस देश की जनता बहुत होशियार है, उसको सही क्या है, गलत क्या है, ये समझता है। केवल जातीयवाद के और सांप्रदायिकता के हमारे पर आरोप करना, माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करना, फियर, ये इनका कैपिटल है बड़ा, और जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलना और उसके आधार पर चुनाव जीतना, ये जो नीतियां कुछ पार्टियों की थी वो दिन अब खत्म हो गए हैं। आखिरी सवाल, आप बड़े इनोवेटिव आइडिया लाते हैं पूरी दुनिया से। जैसे आप एक ट्रेन लेकर आए जो स्काई पे चलेगी और धौला कुआं से मनेसर तक जाएगी, आप ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, आप कई सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई और नया एक्सपेरिमेंट जो आपने हाल ही के दिनों में किया हो जिसको शेयर करना चाहें जनता के साथ? मैं अभी 26 मई को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस और ऑटो रिक्शा का शुभारंभ कर रहा हूं। इस देश में 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है पेट्रोल डीजल का, पोल्यूशन होता है। ये तो दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं कि पोल्यूशन की समस्या क्या है। मैं अभी जो दिल्ली का ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास कर रहा हूं, 15 अगस्त को उसका इनॉग्रेट कर रहा हूं, उससे दिल्ली का 50% पोल्यूशन और 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पर अब मेरा सपना यह है कि इसी साल में हमारा डिपार्टमेंट और सरकार ऐसा काम करेगी कि इस देश में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली कार होंगी, बसेस होंगी, स्कूटर होंगी
और टैक्सीज होंगी, और इसके साथ साथ इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी पर होगी, और हमारे देश में इंडिजिनस फ्यूल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और पोल्यूशन फ्री। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी मेरा सपना है। 5 टेक्नोलॉजी हमने लाई है, और हम ढोला कुआं से माने 70 किलोमीटर, तो 3 प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करके हम करेंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, और उसको जब मान्यता मिलेगी तो आगे देश में यही करेंगे। ये बहुत अच्छा है। एक मेट्रो की कैपेसिटी पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट 350 करोड़ है, और मैं जो सोच रहा हूं ये 35 से 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, कैपेसिटी उतनी है। फिर मैंने एक पानी पर चलने वाली रोड पर बस मुंबई में लाके रखी है, ये कस्टम की और इसके लफड़े में ये कोई बोलता है यहां मत करो, इसके वो अटकी हुई है, वो शुरू करना चाहता हूं। अभी मुंबई में 80 क्रूज आए थे, अभी 750 क्रूज आ सकते हैं देश में, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं कि क्रूज टूरिज्म बढ़े, वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़े। गंगा में 5 स्टार 7 स्टार क्रूज जा रहे हैं, तो मैं गंगा में 5 स्टार 7 स्टार क्रूज जा रहे हैं, तो मैं एक बात जरूर है कि मैं जब कल्पनाएं रखता हूं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि राजनीतिक नेता तो सपना दिखाते ही है, पर अभी तक मैंने वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन की है कि जो सपने मैंने दिखाए हैं वो मैंने पूरे करके दिखाया। गडकरी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जी, जिनका कहना है कि 3 साल में सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट पर अपना बेस तैयार कर लिया है, और जल्दी ही अगले 2 सालों में ये काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।